एक आदमी था जो खुद तो बहुत ज्यादा परेशान था ही, साथ ही साथ वो अधिकारियों को भी हैरान और परेशान किए हुए था। क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान इस दुनिया का हो ही ना, जैसे इसके पहले कभी ये इस धरती पर रहा ही ना हो और अब अचानक जाने कहां से आकर ये इस धरती पर टपक पड़ा हो। ये आदमी जिस देश का नागरिक था, वो देश मौजूद ही नहीं था। ये जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस इंसान का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जबकि इसके पास सारे कागजात थे जिन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए दिखा भी रहा था। इसके पास करेंसी थी, फोटो थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये सारी चीजें भी इस दुनिया की हों ही ना। नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और स्वागत है आपका द सीक्रेट फाइल्स के इस एपिसोड में। आज की हमारी कहानी है टॉरेट से आने वाले इंसान की कहानी। कहानी शुरू होती है सन 1954 से। जापान के हनेदा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। जुलाई का महीना था, मौसम में गर्मी काफी ज्यादा थी। लगभग दोपहर का वक्त हुआ था जब फ्रांस से आने वाली फ्लाइट ने हनेदा एयरपोर्ट पर लैंड किया। ये आदमी इसी फ्लाइट से आया हुआ था। एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी। ये आदमी अपने पासपोर्ट पर मुहर लगवाने के लिए सीधा जाकर कस्टम्स की लाइन में लग गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। अब इस आदमी के बारे में कोई विशेष बात नहीं थी। ये भी बाकी यात्रियों जैसा ही लग रहा था। लगभग 6 फीट इसकी लंबाई थी। इसका शरीर पतला था और इसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी। इसने सामान्य सूट और सामान्य प्रकार के जूते पहन रखे थे। जब इसकी बारी आई तो इसने अपना पासपोर्ट काउंटर पर रखा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने इसके पासपोर्ट को चेक किया। इस पासपोर्ट में सब कुछ ठीक था सिवाय एक चीज के। इस पासपोर्ट को टॉरेट नाम के एक देश ने जारी किया था, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर को टॉरेट नाम के किसी देश का पता ही नहीं था। तो इसने अपने बाकी साथियों से पूछा, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने टॉरेट नाम के देश के बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है और सिक्योरिटी को बुलाया गया। सिक्योरिटी वाले आए और इस इंसान को लेकर एक तरफ गए। वहां ले जाकर इससे पूछताछ शुरू हुई। अब ये जो आदमी था, इसकी मूल भाषा फ्रेंच थी, लेकिन ये थोड़ी बहुत जापानी भी जानता था। तो सिक्योरिटी वालों ने इससे पूछा कि जिस देश ने आपके इस पासपोर्ट को जारी किया है, ऐसा तो कोई देश मौजूद ही नहीं है। तो इस आदमी ने बड़ी सहजता से बताया कि टॉरेट एक छोटा देश है, इसलिए शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन टॉरेट देश मौजूद है और इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसने आगे बताया कि टॉरेट की आबादी लगभग 25 लाख है और ये टॉरेट देश फ्रांस तथा स्पेन के बीच में पड़ता है। फिर सिक्योरिटी वालों ने नक्शा मंगाया और इस इंसान से नक्शे में टॉरेट देश बताने के लिए कहा। लेकिन जब इस इंसान ने नक्शा देखा तो ये खुद बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि इसके हिसाब से नक्शे में जिस जगह पर टॉरेट देश होना चाहिए था, वहां पर अंडोरा नाम का देश था। तो अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि टॉरेट की जगह पर नक्शे में अंडोरा देश कैसे है। फिर इसने टॉरेट में चलने वाली करेंसी दिखाई। कई छोटे बड़े नोट और सिक्के थे जिनमें टॉरेट देश का नाम लिखा हुआ था। इसका जो पासपोर्ट था, उस पर भी उन तमाम देशों की मुहरें थी जहां पर इसने इससे पहले यात्राएं कर रखी थी। और ये जिन देशों की मुहरें थी वो सारे देश मौजूद थे। इसके पासपोर्ट पर इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह देशों की मुहरें थी। साथ ही साथ जापान की भी मुहर थी, जो ये साबित करती थी कि ये इंसान इसके पहले जापान की भी यात्रा कर चुका है। इसके पासपोर्ट के ऊपर किसी अनजानी भाषा में एक स्लोगन लिखा हुआ था, जो इसके देश टॉरेट का स्लोगन था। अब ये जो स्लोगन लिखा हुआ था, तो पहले तो अधिकारियों को लगा कि ये शायद फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन जब फ्रेंच जानने वाले इंसान को ये स्लोगन पढ़ाया गया, तो वो भी इसको नहीं पढ़ पाया। ये कोई बिल्कुल ही अलग भाषा थी। फिर इस आदमी ने अपनी पहचान साबित करने के लिए उस कंपनी के कागजात और आईडी भी दिखाए थे जिसमें ये काम किया करता था। इसी कंपनी के काम के सिलसिले में जापान आया हुआ था। ये कंपनी कई देशों में फैली हुई थी और इसकी एक ब्रांच जापान में भी थी। लेकिन जब इस कंपनी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इस नाम की तो कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है। साथ ही साथ इस आदमी ने उस होटल के बारे में भी बताया था जिसमें ये रुकने वाला था। इसने बताया था कि वहां पर इसका पहले से रिजर्वेशन था, लेकिन जब होटल में फोन किया गया तो वहां के स्टाफ ने बताया कि उनके पास ऐसे किसी भी आदमी का कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो अब यहाँ के जो अधिकारी थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या मामला है। इसलिए इन्होंने जांच एजेंसी को इसकी सूचना दे दी और इस इंसान को एयरपोर्ट के पास एक होटल में ठहरा दिया गया। इसके कमरे की निगरानी करने के लिए 2 गार्ड्स को तैनात किया गया था। अगली सुबह जब जांच करने वाले लोग आए तो कमरा खोलने के लिए कहा गया, लेकिन कमरे के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। जब गार्ड से उन्होंने पूछा तो गार्ड्स ने बताया कि वो आदमी कल रात से इसी कमरे के अंदर ही है। उसने रात का खाना खाया था,
लेकिन सुबह का नाश्ता उसने नहीं किया है। खैर, होटल वालों से चाबी मंगाई गई और कमरे को खोला गया। जब ये लोग कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कमरा अंदर से पूरी तरह खाली था। वो आदमी गायब हो चुका था और साथ ही साथ उसका सारा सामान भी गायब हो चुका था। उसके कपड़े, कागजात, हर एक चीज यहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी, क्योंकि होटल का एक कमरा कई फ्लोर के ऊपर था। इस कमरे में एक ही खिड़की थी, लेकिन उस खिड़की पर भी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। इस कमरे में आने और जाने का एक ही रास्ता था और वो रास्ता था कमरे का दरवाजा। लेकिन इस दरवाजे पर भी 2 गार्ड्स रात भर पहरा देते रहे थे। और जिस तरह से जापानी पुलिस काम करती है, तो इस बात की भी संभावना नहीं थी कि गार्ड्स ने रात में किसी वक्त इस दरवाजे को खाली छोड़ा हो। इसके अलावा होटल वालों ने भी किसी को होटल से बाहर जाते हुए नहीं देखा था। तो अब ये अजीबोगरीब इंसान बिल्कुल असंभव तरीके से गायब हो चुका था। तो पहले तो अधिकारियों को लगा कि ये शायद किसी देश का जासूस है, इसलिए काफी गहरी खोजबीन करने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा कभी इस इंसान का कोई भी पता नहीं चल पाया। फिर बाद में जब इस घटना के बारे में अखबारों और मैगजीन्स में छपा, तो एक धारणा सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि टॉयलेट से आने वाला इंसान हमारी दुनिया का था ही नहीं, बल्कि वाकई में किसी दूसरी दुनिया का था। ऐसी दुनियाओं को पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड कहा जाता है। कुछ लोग ऐसी दुनियाओं को अलग वास्तविकता भी कहते हैं। तो लंबे समय से माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड के समानांतर और भी ब्रह्मांड चलते हैं। ये समानांतर ब्रह्मांड अलग अलग डायमेंशंस यानी आयामों में एग्जिस्ट करते हैं। ये अलग अलग आयामों में चलते तो साथ साथ हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। ये समानांतर ब्रह्मांड अनगिनत हो सकते हैं, और इन अनगिनत ब्रह्मांडों में हो सकता है कि दो ब्रह्मांड लगभग लगभग एक जैसे हों, या फिर हजारों, लाखों अनगिनत ब्रह्मांड एक जैसे हों, छोटे छोटे अंतरों के साथ। या फिर यह भी हो सकता है कि अनगिनत ब्रह्मांड एक दूसरे से बहुत ज्यादा या बिल्कुल ही अलग तरह के हों। लेकिन ज्यादातर ये माना जाता है कि सभी ब्रह्मांड लगभग लगभग एक जैसे होते हैं। ये हो सकता है कि अगर इस दुनिया में किसी के 3 भाई हैं, तो दूसरी किसी दुनिया में उसके 2 भाई हों, किसी दुनिया में उसका 1 भाई हो। इस दुनिया में अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हो सकता है दूसरी दुनियाओं में एक्सीडेंट ना हुआ हो। इस दुनिया में अगर कोई टेलर का काम कर रहा है, तो हो सकता है दूसरी किसी दुनिया में वो क्लर्क हो, किसी दुनिया में ड्राइवर हो, या फिर हो सकता है कि किसी दुनिया में वो एक्टर हो। इस दुनिया में अगर कोई गाँव में रह रहा है, तो हो सकता है दूसरी दुनिया में वो शहर में रहता हो, या फिर किसी और दुनिया में किसी और जगह पर। जो लोग इस दुनिया में अपनी जिंदगी पूरी नहीं कर पाए, ये हो सकता है कि दूसरी दुनियाओं में वो लोग अब भी जिंदा हों। अब समानांतर दुनियाओं की बात को आप इस तरह समझ सकते हैं कि 2 मोबाइल एक साथ रखे हुए हैं। ये दोनों मोबाइल अलग अलग ब्रांड के हैं। दोनों पर एक ही फिल्म चल रही है और एक ही फिल्म का एक ही सीन एक साथ चल रहा है। अब फिल्म तो एक ही चल रही है, सीन भी एक ही चल रहा है, लेकिन दोनों मोबाइल पर अलग अलग तरह से दिखाई देगा, क्योंकि दोनों मोबाइल की स्क्रीन्स में अंतर है। और सीन चलने की वजह से आवाज तो एक ही आ रही है, लेकिन अलग अलग तरह से सुनाई देगा, क्योंकि दोनों मोबाइल के साउंड भी अलग अलग हैं। जितने ज्यादा अलग अलग तरह के मोबाइल होंगे, उतने ज्यादा अलग अलग तरह से दिखाई और सुनाई देगा। अब मोबाइल तो एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन मोबाइल पर चलने वाली फिल्म एक दूसरे से नहीं मिल सकती है। और ये जो अलग अलग वास्तविकताओं की धारणा है, ये भी काफी ज्यादा पुरानी है, सदियों पुरानी। लेकिन लगभग 10 साल पहले जब वैज्ञानिकों ने इस धारणा को मानना शुरू किया, तब से इसके बारे में ज्यादा बात होने लगी है। खैर, अब तो फिल्म इंडस्ट्री में भी इसे ताजा आए हुए टॉपिक की तरह से लिया जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी इसके बारे में बात करी है। प्लेटो का मानना था कि स्वर्ग, नर्क, ओलिम्पस और वल्हला अलग अलग वास्तविकताएं हैं जो साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। इनके अनुसार ऊपर स्थित जो वास्तविकताएं हैं वो अच्छी हैं, और नीचे की वास्तविकताएं जो ऊपर वाली वास्तविकताओं की परछाई के तौर पर हैं, उनमें कमियां हैं। हिंदू धर्म के पुराणों में भी माना गया है कि अनंत वास्तविकताएं यानी अनंत ब्रह्मांड होते हैं। इन अनंत ब्रह्मांडों के भगवान अलग अलग होते हैं। इसके अलावा पर्शियन साहित्य की किताब द एडवेंचर्स ऑफ बुलुकिया की एक कहानी, जिसका नाम 1001 रातें हैं, उसमें कहानी का नायक अनंत वास्तविकताओं में सफर करता है, जो एक जैसी ही हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता से अलग हैं। ये माना जाता है कि जब किसी गड़बड़ी के कारण इन वास्तविकताओं के बीच कोई दरार पैदा हो जाती है, तब इन दरारों के संपर्क में आने वाला इंसान एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता में चला जाता है। ऐसी एक घटना की कहानी हमारे सामने आती है लिजी गार्सिया नाम की महिला की।
लिजी के साथ एक घटना 2008 में घटी थी। तब वो 41 साल की हुआ करती थी। एक सुबह जब वो सोकर उठी तो सब कुछ ठीक था। किसी अजीब चीज का कोई भी नामो निशान नहीं था। हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सोने के समय थी, सिवाय बिस्तर की चादर के। जाने कैसे बिस्तर की चादर बदल गई थी और लिजी को याद नहीं आ रहा था कि उसने नई वाली चादर आखिर कब खरीदी थी। खैर, निजी ने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तैयार होकर वो घर से निकली। निजी की कार उसी जगह पर खड़ी थी जहां पर वो आमतौर पर पार्क किया करती थी। इसके बाद ये उस बिल्डिंग में पहुंची जहां इसका ऑफिस था। लिफ्ट से उस फ्लोर में गई जहां पर ये काम किया करती थी। लेकिन ऑफिस का नजारा बदला हुआ था। पूरा का पूरा ऑफिस ही बदल चुका था। जिस कमरे में इसका ऑफिस था, उसके दरवाजे पर अब और किसी का नाम लिखा हुआ था। तो लिजी को समझ में नहीं आया कि पूरा का पूरा ऑफिस एक ही रात में कैसे बदल गया। इसके दरवाजे पर किसी और का नाम क्यों है। तो फिर ये उस जगह पर गई जहां सभी काम करने वाले लोगों की जानकारी मौजूद हुआ करती थी। वहां से इसको पता चला कि ये काम तो इसी बिल्डिंग में करती है, लेकिन इसका डिपार्टमेंट दूसरा है। इस दूसरे डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर था, उसे भी लीजी नहीं जानती थी। तो लीजी के पोर्टफोलियो में सब कुछ पहले जैसा था। इसके आईडी वगैरह, इसके कागज वगैरह सब कुछ पहले जैसे थे। लेकिन लीजी को याद नहीं आ रहा था कि उसने आखिर अपना डिपार्टमेंट कब चेंज किया था। तो अब लिजी काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि इसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरे, ये जो नया डिपार्टमेंट था, इसके काम के बारे में भी लिजी को कोई अनुभव नहीं था। तो इसने तबीयत खराब होने का बहाना करके छुट्टी ली और यहाँ से निकलकर सीधा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाकर इसने अपने शरीर में ड्रग्स और अल्कोहल की जांच कराई। लेकिन जब जांच के नतीजे आए तो इसको पता चला कि इसके शरीर में कोई भी नशा मौजूद नहीं है। तो फिर यहाँ से घर चली गई। घर में सब कुछ पहले जैसा था। सारे पेपर वगैरह इसने चेक किए, सारे पेपर भी पहले जैसे थे। अचानक इसके दिमाग में ख्याल आया कि इसको शायद भूलने की बीमारी हो गई है और हो सकता है कि अपनी जिंदगी का कुछ समय ये भूल गई हो। तो इसने दिन तारीख चेक किया, लेकिन दिन तारीख भी ठीक था। टीवी में जो प्रोग्राम रोजाना आता था, उस प्रोग्राम का पिछला एपिसोड भी इसको याद था। पिछले दिन की न्यूज वगैरह भी इसको याद थी। तो एक आदमी से इसकी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन 6 महीने पहले लिजी ने उसको छोड़ दिया था। उसे छोड़ने के बाद लिजी की दूसरे आदमी से दोस्ती हो गई थी। अब ये जो दूसरा आदमी था, लिजी इसके बारे में सब कुछ जानती थी। ये कहाँ पैदा हुआ था, इसका बचपन कहाँ बीता, इसने कहाँ पढ़ाई करी, ये कहाँ पर काम करता था। लेकिन अब जाने क्या हो गया था कि इस दूसरे आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आदमी दुनिया में कभी पैदा ही ना हुआ हो। कोई भी इस आदमी से परिचित ही नहीं था। ये जिस मकान में रहा करता था, वहां अब कोई और रह रहा था। जहां वो काम किया करता था, वहां अब कोई और काम कर रहा था। इस आदमी का एक बेटा भी था, लेकिन इसके बेटे का भी कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। तो लिजी ने इस आदमी का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टिव को भी हायर किया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस आदमी का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। फिर इसको पता चला कि जिस आदमी को इसने 6 महीने पहले छोड़ दिया था, वो अभी भी इसके साथ है और ये दोनों कभी अलग हुए ही नहीं थे। तो लिजी को लगा कि इसको शायद वहम हो रहे हैं, इसलिए मनोचिकित्सक के पास गई। लेकिन मनोचिकित्सक ने बताया कि ये सब कुछ बस तनाव का नतीजा है। इसके अलावा मनोचिकित्सक और कुछ बता भी नहीं सकते थे। तो लिजी की एक बहन थी जिसके कंधे का ऑपरेशन 1 साल पहले हुआ था। लेकिन लिजी के परिवार में किसी को भी उस ऑपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं याद था। लिजी की बहन को भी उसके अपने खुद के ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं याद था। तो बाकी की दुनिया वैसी ही थी। लिजी को न्यूज में भी कोई अलग न्यूज नहीं दिखाई दी। बस कुछ छोटी मोटी चीजें बदल गई थी, जैसे कुछ कपड़े और कुछ छोटे मोटे सामान। इसी तरह की एक कहानी हमें और मिलती है जो लगभग पौने 200 साल पुरानी है। साल 1851 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट कस्बे में एक परेशान आदमी भटकता हुआ दिखाई देता है। इस आदमी को पता नहीं था कि ये कहाँ पर है। तो जब जर्मन पुलिस के अधिकारियों ने इससे पूछा कि ये कहाँ का रहने वाला है, तो इस आदमी ने टूटी फूटी जर्मन भाषा में बताया कि ये लग्जरिया देश का निवासी है। अब अधिकारियों ने ऐसे किसी देश के बारे में नहीं सुना था। तो उन्होंने पूछा कि ये देश किस महाद्वीप में है। तो इस आदमी ने बताया कि लग्जरिया देश सक्रिया नाम के महाद्वीप पर है। तो इससे पुलिस के अधिकारियों को और ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि सक्रिया नाम का कोई महाद्वीप है ही नहीं। तो वो इससे इन अजीब जगहों के बारे में और पूछताछ करने लगे। ये आदमी यूरोप की कोई भी भाषा नहीं जानता था और इसने अपना नाम जोफर फोरिन बताया था। इसने बताया कि लग्जरियन और अब्रेमियन भाषा जानता है। लग्जरियन भाषा ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल की जाती है और अब्रेमियन भाषा आम बोलचाल की भाषा है। ये क्रिश्चियन धर्म को मानता था और इसके एक प्रकार इपैटियन का अनुयायी था।
किसी ने क्रिश्चियनिटी के इस प्रकार का नाम भी नहीं सुना था। ये अपने एक रिश्तेदार को खोजने जर्मनी आया था और इसका जहाज बर्बाद हो गया था। इसने बताया कि दुनिया में 5 महाद्वीप हैं जिन्हें कंपार्टमेंट्स कहा जाता है। इनके नाम है सक्रिया, असलार, औसार, आफलार और यूपलार। पूछताछ के कुछ समय बाद ही यह आदमी अचानक गायब हो गया और उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिला। इसी तरह की और भी तमाम कहानियां हैं, लेकिन सबसे पुरानी जो कहानी मिलती है वो 12वीं शताब्दी की है। कहानी के मुताबिक ग्रेट ब्रिटेन में वुलपिट नाम की जगह पर रहने वाले किसानों को एक दिन 2 बच्चे मिलते हैं। इनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। ये दोनों बच्चे वुलपिट के बाहरी इलाके में भटकते हुए मिले थे। इन दोनों बच्चों में एक चीज बहुत ही ज्यादा खास थी। इन दोनों की खाल का रंग हरा था। हरा रंग होने की वजह से ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। जब किसानों ने इन बच्चों को देखा तो बहुत ज्यादा घबरा गए। लेकिन कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सामान्य हुए तो इन बच्चों को लेकर कस्बे में चले आए। यहाँ आने के बाद इन बच्चों को खाना पानी दिया गया, लेकिन दोनों बच्चों ने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। कई दिनों तक इन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इसकी वजह से इनकी तबीयत भी काफी ज्यादा बिगड़ गई थी। फिर आखिरकार इन्होंने धीरे धीरे बिना पकाई हुई चीजें खाना शुरू किया। तो कुछ दिनों के बाद इनका हरा रंग जाता रहा और इनका रंग सामान्य हो गया। ये बच्चे कोई भाषा भी नहीं जानते थे, इसलिए इनको भाषा सीखने में भी समय लगा। जब ये भाषा बोलना सीख गए तो इन्होंने एक अजीबोगरीब कहानी बताई। इन्होंने बताया कि एक ऐसी जगह से आए हैं जिसका नाम है मर्तेस लैंड। इस जगह पर हमेशा अंधेरा ही रहता है। लोग जमीन के नीचे बनी गुफाओं में रहते हैं और हर किसी का रंग हरा है। इन्होंने बताया कि दूर नदी के पार एक सभ्यता है जो उजाले में रहती है। ये दोनों बच्चे एक दिन घूमते हुए गुफा के अंदर चले गए। गुफा को देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, तभी अचानक इनको रोशनी दिखाई दी। अचानक इन्होंने देखा कि ये इस जगह पर है। जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गुफा इनके पीछे से गायब हो चुकी थी। तो इस कहानी में यकीन करने वाले लोग मानते हैं कि ये दोनों बच्चे किसी दूसरी दुनिया के थे और वास्तविकताओं के बीच बनी दरार से होकर ये उस दुनिया से इस दुनिया में चले आए थे। अब ये जो कहानियां हैं, चाहे वो लिजी गार्सिया की कहानी हो, जो फरवैरिट की कहानी हो या इन बच्चों की कहानी हो, इनमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन टॉरेट से आने वाले आदमी के बारे में बताया जा सकता है कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। टॉरेट से आने वाले इंसान का नाम असलियत में जॉन एलन कुचर चेकरस था। इस आदमी ने अपना एक बिल्कुल असली दिखने वाला जाली पासपोर्ट बना रखा था और उसी की मदद से दुनिया के तमाम देशों में यात्राएं किया करता था। क्योंकि ये जो दौर था 1950 का, तो उस समय कंप्यूटर वगैरह थे नहीं और एयरपोर्ट पर भी बहुत ज्यादा जांच नहीं हुआ करती थी। इसी वजह से इसने अपने जाली पासपोर्ट की मदद से तमाम देशों की यात्राएं करी थी। पकड़े जाने से पहले ये 2 बार जापान की यात्रा भी कर चुका था। तो इसने अपने पासपोर्ट पर एक स्लोगन भी लिखवाया हुआ था जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। इसने जाली करेंसी भी बनाई हुई थी। इसके अलावा कंपनी के जाली कागजात और आईडी भी इसने बनवाई हुई थी। जिगरस के बारे में ये बात सामने आई कि अमेरिका का नागरिक था और इसने कुछ समय के लिए साउथ कोरिया में जासूसी भी की थी। इसके अलावा जब ये पकड़ा गया तो इसने खुद को एपीआई और सीआईए दोनों का एजेंट बताया था। पकड़े जाने के बाद इस पर जापान में मुकदमा चला और 1 साल की सजा हुई। सजा के दौरान इसने अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन इसको पकड़ लिया गया। तो सजा पूरी होने के बाद इसे हांगकांग भेज दिया गया। इसके बाद से जिग्रस की कोई भी खबर नहीं मिली। इस घटना के बारे में जापानी अखबारों में भी छपा था। फिर साल 1974 में जैकस बर्गियर ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटेशन। और बर्गियर ने अपनी इस किताब में इस कहानी को एक बिल्कुल ही अलग और अनूठा रूप देकर पेश किया। काफी ज्यादा झूठ इन्होंने इस कहानी में मिला दिया था। इसके बाद 1981 में कॉलिन विल्सन ने अपनी किताब द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज में इस कहानी को और भी ज्यादा बदलकर पेश किया। इस तरह से यह कहानी आगे बढ़ती रही और 60-70 सालों तक लोग इसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करते रहे। फिर आखिरकार इसकी सच्चाई का पता लगा लिया गया कि ये कोई भी दूसरी दुनिया से आने वाला आदमी नहीं था, बल्कि ये जाली कागजात बनवाए हुए था और ये कहीं गायब नहीं हुआ था, बल्कि सजा पूरी करने के बाद इसको भेजा गया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।